नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोगों से कुछ अलग विषय पर बातचीत करूँगा। तो पूरे भारत में कुछ न कुछ घटना घटती है, लेकिन सभी घटना पर बातचीत करना तो संभव नहीं है। लेकिन आज साइकिल चलाते हुए मैं भील भाषा पर बातचीत करूँगा और आप लोगों को एक तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा कि भाषा और भाषा की राजनीति को हम थोड़ा कैसे समझें। वैसे मैं बता दूं कि इस वक्त मैं कोलकाता के एक सड़क पर साइकिल चला रहा हूं, गली मोहल्लों से निकलकर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। और आपको पता ही होगा कि सड़क पर इसलिए भी बातचीत कर रहा हूं क्योंकि जो भाषा का आंदोलन होता है या जो कोई भी आंदोलन होता है वो ज़्यादातर सड़कों पर ही होता है। तो मुझे लगा क्यों ना सड़क पर ही साइकिल चलाते हुए और इस शहर को दिखाते हुए आप लोगों से बातचीत करूं। यदि आपको वीडियो में कोई भी हिस्सा अच्छा लगे तो उसको पॉज कर लेना, कमेंट करके आप उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आपको उत्तर देने का कोशिश करूंगा। और चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो जो भील भाषा है यह पश्चिम हिंदी आर्य भाषाओं में से आती है। आप सोचोगे ये पश्चिम हिंदी क्या है? तो पश्चिम हिंदी का जो संबंध है वह आपको ऐसे करके मैं समझाता हूँ कि भारत में जो भाषाएं बोली जाती है ना उसमें कुछ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि इंडो आर्यन फैमिली की भाषा है, द्रविड़ फैमिली की भाषा है। मुख्यतः दो परिवार की ही भाषा बोली जाती है। और परिवार पर यदि आपको जानना हो तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो वापस लौटते हैं भील भाषा की तरफ। तो इंडो यूरोपियन के अंतर्गत जो आता है इंडो ईरानियन आता है, इंडो ईरानियन के अंतर्गत इंडो आर्यन आता है, इंडो आर्यन के अंतर्गत जो है वेस्टर्न इंडो आर्यन है। और ये जो भील है ये आपको वेस्टर्न इंडो आर्यन में ही आता है। और इसके अंतर्गत भी कई सारी भील भाषा के भी अंतर्गत बोलियां हैं, उस पर मैं आगे बात करूंगा। तो चलो, तो इतना तो आपको अभी तक मैं बता दिया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भील भाषा बोली कहाँ जाती है? तो दरअसल ये जो भाषा है आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में लोग बोलते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी तक तो हमने पढ़ा है कि राजस्थान में हिंदी, मध्य प्रदेश में भी हिंदी, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो ये अचानक से आप ये भील भाषा पर चर्चा क्यों कर रहे हो? तो उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हिंदी, गुजराती और मराठी ये तीनों भाषा की चर्चा इसलिए आज थोड़ा सा विस्तार से कर रहा हूँ कि हिंदी जो है एक तरफ भारत की राजभाषा बन गई, वहीं दूसरी तरफ जो है गुजरात जो है वहाँ की जो भाषा है गुजराती है और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। तो ये तीनों भाषाओं को जो है आपको देखोगे कि जो आपको गुजराती और मराठी जो है ये संविधान में एक सूची है जिसमें लगभग अभी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें गुजराती और मराठी भी है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि और इस 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा शामिल है। आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप गुजरात और महाराष्ट्र का भी उदाहरण देखोगे तो 1960 से पहले ये दोनों राज्य एक हुआ करते थे, मतलब जो एक ही राज्य के अंतर्गत था। लेकिन वर्ष 1960 में इन दोनों राज्यों को भाषिक विविधता के कारण अलग अलग राज्य बनाया गया, जिससे कि एक गुजरात बन गया और एक महाराष्ट्र बन गया। और इसी के कारण जो है अभी आप देखोगे वहाँ कि जब ये दो राज्य बन गए तो फिर क्या हुआ कि फिर प्रशासनिक कार्य में भी इन भाषाओं का प्रयोग होने लगा। आप अगर गुजरात के रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो वहाँ पर दिखेगा गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। और उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में दिखेगा मराठी, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, एक बात आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर आपको 2 बार देवनागरी लिपि में चीज़ें दिखेगी,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों हिंदी है, देवनागरी लिपि में ही मराठी लिखी जाती है। तो इसलिए आप अगर महाराष्ट्र जाओगे कभी तो आपको चीज़ों को पढ़ने में, चूँकि अगर आप हिंदी भाषा बोल पाते हो, समझ पाते हो, लिख पाते हो तो आप पढ़ सकते हो। उसी तरीके से आप नेपाली भाषा भी पढ़ सकते हो। तो इस पर मैं कभी और विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत ही मतलब एक अच्छा टॉपिक है बातचीत करने के लिए। अब वापस लौटते हैं। देश में ऐसी कई भाषाएं हैं जिनको अभी भी भाषा का दर्जा नहीं मिला है, और भाषा का दर्जा मिलने का मतलब ये हुआ कि मैं आज 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पर तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। आपको एक बात और मज़ेदार बता देता हूँ, उड़ीसा चले जाओ तो उड़िया बोली जाती है। जहाँ मैं हूँ इस वक्त, पश्चिम बंगाल, यहाँ बांग्ला बोली जाती है। और इसी से विभाजित एक राज्य पहले था, फिर बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर पूर्वी पाकिस्तान से वो जो है बांग्लादेश बन गया। तो बांग्ला, वहाँ पर भी आप देखोगे भाषा का ही महत्व है। ठीक है, तो ये सब तो हैं। अब फिर से वापस लौटते हैं। आप बोलोगे कि आप कहाँ कहाँ बातें लेकर के चले जाते हो। तो जो भील भाषा है, उसी तरीके से राजस्थान के अरावली और मध्य प्रदेश का जो सतपुरा रेंज है, साथ साथ उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बोली जाती है। और इसके साथ ही एक मज़ेदार बात और बता देता हूँ कि यह दादर नगर हवेली में भी बोली जाती है। इस भाषा की भी कई बोलियां हैं। जैसे हर भाषा जो है ना, वो क्षेत्रीय भाषा में भी अगर आप देखोगे उसके अंतर्गत कई बोलियां हैं। तो एक नॉर्दर्न भील हो गया, एक नॉर्दर्न भील में जो है ना एक बौरिया करके आता है, वागड़ी आती है, भिलोरी आती है, मागोड़ी आती है। इसी तरीके से सेंट्रल भील है, ईस्टर्न भील है। तो इसमें भी जो है ना कई कैटेगरी है। जैसे राजस्थान में अगर चूंकि मैं वहाँ रहा हूँ बहुत समय तक, तो मैं आपको बता सकता हूँ जो गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर वाला जो एरिया है, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको जो डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इधर में जो गांव में जो लोग हैं ज़्यादातर वागड़ी भाषा ही बोलते हैं। बहुत ही अच्छी उनके हिसाब से भाषा है। लेकिन ये वागड़ी जो है ये बोली है जो कि भील के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हम तो वागड़ी भाषा ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है और अच्छी भाषा है। इसमें काफ़ी वहाँ के जो स्थानीय जो लेखक हैं वो लोग काम भी कर रहे हैं, बोलते भी हैं। तो ये तो हो गया एक हिस्सा। अब आगे अगर हम बढ़ें तो जब हम बातचीत करेंगे कि राजस्थान की चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ये चर्चा इसलिए थोड़ा मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही अगर आप, मैं न्यूज़ का क्लिप भी लगा देता हूँ, आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक जगह है मानगढ़, जहाँ भील जनजाति के जो लोग हैं वह इकट्ठे हुए थे और यहाँ से फिर यह भील राज्य की मांग को इन्होंने पुनः उठाया। और पहले तो हमने भील भाषा का जो एक कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया। और अगर भील भाषा को समझना हो ना तो आप यूट्यूब पे जाओ और आप वागड़ी दे दो, भील दे दो, ढेर सारे आपको यहाँ पे कहानियाँ, लोक कविताएं, आपको हंसी मजाक और ब्लॉग सभी लोगों ने बनाया है, मैं देखा हूँ। तो इसलिए अगर भाषा का उदाहरण आपको चाहिए कि क्या वागड़ी सच में एग्जिस्ट करती है, तो जी हाँ, एग्जिस्ट भी करती है और लोग बोलते भी हैं। और बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000, यह लगभग जो है 40 लाख से ऊपर की आबादी जो है, आपको 90 लाख 40 लाख के बीच में ये बोली जाती है। ठीक है, तो पश्चिम भारत में एक अलग आदिवासी राज्य की मांग को लेकर के ना एक पार्टी बनाई गई थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसको बीटीपी के नाम से भी इधर जाना जाता है। उस एरिया में स्पेशली गुजरात, डूंगरपुर या आपका जो रतनपुर हो गया, ये सारा जो एरिया है। और इस पार्टी का गठन जो है 2017 में गुजरात में ही हुआ था। और इनका गठन ही ऐसा माना जाता है कि आपको एक ट्राइबल स्टेट की मांग को लेकर के हुआ था। और ये जो मांग है ये है 4 राज्य जहाँ जहाँ ये भाषा बोली जाती है। तो भाषा और भाषा से संबंधित राज्य का क्या जुड़ाव है यह भी आपको समझ में आ गया।
तो ये जो 4 राज्य से जो है यहाँ के कुछ-कुछ जिले, मतलब कुल 49 जिले होते हैं, जिनको निकाल करके एक भील प्रदेश बनाया जाए। और इसी के लिए जो है एक तरीके का आंदोलन जैसा जो था, एक जनसमूह का जुटा हुआ था मानगढ़ में। मानगढ़ जो है इस एरिया में बहुत ही महत्व रखता है और यहाँ पर एक वार्षिक मेला भी लगता है। आप सोचोगे कि मानगढ़ में ऐसा क्या है, तो मानगढ़ मास्केर के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। और ये जो है जालियांवाला बाग कांड से कुछ दिन पहले हुआ था और आपको तो समझ में आ गया होगा। इस पर आप जाइए, इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कमेंट करके बताना, तो मैं फ्यूचर में ऐसे ही साइकिल चलाते हुए आपको मानगढ़ वाले भी घटना बता दूंगा, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि साहब ये राज्य, हर बार राज्य निर्माण की बात क्यों होती है। तो देखो, इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। एक तो होता है कि बेहतर प्रशासन मिलता है, आर्थिक विकास होता है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। लेकिन इसका नुकसान कंपेयर टू फायदा से ज़्यादा उभर करके आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे आप उदाहरण देखोगे तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, तेलंगाना जो है आपको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। लेकिन यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है उसमें कितना सुधार हुआ है या कितना बदलाव हुआ है, ये आपको वहाँ जाकर के पता चलेगा। हाँ, एक फायदा जरूर मिलता है, जैसा कि पहले मैंने कहा कि बेहतर प्रशासन में जो जमीन वाला जो मुद्दा होता है ना, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर सब जो होते हैं, तो पहले बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो जब ये तहसील, ये सब का एक बहुत बड़ा इशू आता है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत फायदा मिलता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि प्रशासनिक चुनौतियां भी बढ़ता है, संघर्ष उत्पन्न बहुत होता है। जैसे कि अंतर्राज्य नदी वाला विवाद होता है कि आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश में देख सकते हो, कर्नाटका और तमिलनाडु में आप कावेरी विवाद देख लो, कितना बड़ा वो विवाद है, आप सभी को पता ही होगा। हम पानी नहीं देंगे, हम पानी लेंगे, तो एक जो सबसे बड़ा इशू जो आता है। दूसरा क्या होता है कि क्षेत्रीयता जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और एक दूसरे में जहाँ जो हम जो एक भारतीय कह करके अपना जो एक बात रखते हैं, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आती है। तो ये वाला एक बात हो गया। और एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स बन जाएगा, जिसमें आपको अभी देखोगे कि अगर एक राज्य का मांग स्वीकार कर लेती है सरकार, तो फिर दूसरी जगह ये आंदोलन बढ़ेगा, तीसरी जगह बढ़ेगा। मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। दक्षिण में एक भाषा बोली जाती है तुलु भाषा। आपको कमेंट करके बताना, ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं बॉलीवुड में, ये इस भाषा को बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा है। तो वहाँ पर भी एक मांग हो रहा है कि भैया मेरी तुलु भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करो। और तुलु के साथ तुलु नाडु, चूंकि उधर नाडु वाला चलता है ना, तमिलनाडु, तो तुलु नाडु मांग की मांग एक जो है हो रही है। पश्चिम बंगाल, जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, यहाँ के बारे में भी आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ का भी एक आंदोलन, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन शांत हो गया, कभी कभी बीच में उसकी मांग फिर से हो जाती है। गोरखालैंड, गोरखालैंड जो है आपको पता होगा, जो ये जो दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है, वहाँ आपको गोरखालैंड वाला जो आपको गोरखा राज्य की मांग होती है। और उस एरिया में जो है नेपाली भाषा बोली जाती है, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया है। तो उनका जो एक मांग है, चूंकि भारत में भाषिक विविधता के आधार पर राज्य का गठन का एक हुआ था, तो इसलिए उनके मांग को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। हालांकि मांग करने का तरीका क्या है, उस पर हमेशा विवाद रहा है। बिहार चले जाओ, तो बिहार में अभी भोजपुरी भाषा को लेकर के काफ़ी, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया, जिसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, तो वहाँ वाला हिस्सा में कि भोजपुरी भाषा को वहाँ पर चल रहा है कि आप शामिल कीजिए, क्योंकि उसमें गीत, संगीत, आपको फिल्में बनती है, तो पहले भाषा के लिए होगा और आने वाले दिनों में वो जो है आपका फिर राज्य की मांग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मैथिली, मैथिली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके बाद अभी तक वो उधर आंदोलन जन्म नहीं लिया है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ लोग इस मुद्दे को उठा देते हैं।
तो अब आपके मन में आ रहा है कि ऐसा होता क्यों है? तो ये एक राजनीति का एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत जल्दी ना केंद्र सरकार मानने वाली होती है, तो एक संघर्ष का रूप लेता है। तो जो इस विषय को उठाते हैं तो उनके सामने एक ऐसा विषय हो जाता है जिस पर वो लंबा संघर्ष भी करते हैं, लोग भी उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम तो कहने के लिए एक होते हैं लेकिन हम तुरंत विभाजित होने में हमें 2 मिनट नहीं लगता है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र तुरंत हम अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कोट है कि भारत में हर जाति अपने से नीचे एक जाति ढूंढती रहती है, ठीक है? तो ये एक हो गया। और संविधान में जो है ना, अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख भी किया गया है कि अगर सरकार चाहे, मतलब केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी भी राज्य का कुछ हिस्सा लेके फिर दूसरे राज्य का हिस्सा लेकर के एक नए राज्य का गठन कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है। और जिसमें केंद्र में जो रखा जाता है वो भाषा को ही रखा जाता है। तो इसलिए मैं आज इस विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत किया। उम्मीद करता हूँ कि ये साइकिल चलाते हुए ये जो मुद्दा है कलकत्ता दिखाते हुए आप लोगों को पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, ना लगा तो आए हो जब देखने के लिए वीडियो तो सब्सक्राइब करके चले जाना। और इससे क्या होता है कि कंटेंट बनाने में थोड़ा मज़ा आता है और नए नए विषय पर बातचीत करने में भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।